नमस्कार मित्रों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लोग की क्लास संविधान की कंटिन्यू है, इस क्लास के माध्यम से संविधान में कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे संविधान निर्माण संबंधी, संविधान निर्माण में इतिहास और संविधान सभा समितियाँ और संविधान के जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा हो गई थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना की कुछ बातें हमने पिछली क्लास में ली हैं। प्रस्तावना की जो बातें करें हम लोग, अगर प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना कहाँ से ली गई, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या रहा, प्रस्तावना किसके द्वारा रखी गई, संविधान सभा में प्रस्तावना किसके द्वारा रखी गई, इन सब बातों पे दोस्तों चर्चा करें। तो प्रस्तावना, सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से दोस्तों प्रस्तावना शब्द लिया गया है। और इसकी भाषा शैली, जो प्रस्तावना है, इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है, यह ऑस्ट्रेलिया से। भाषा शैली, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर नेक्स्ट इसी पे हम बात करें कि जो इसकी भाषा शैली है, इसकी भाषा शैली कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें बात आती है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव कब संविधान सभा में किसके माध्यम से रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में किसके द्वारा रखा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी जेएल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में इसको रखा जाता है। और लंबी बहस के बाद यह प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पारित होती है। कब, 22 जनवरी यह प्रस्तावना संविधान सभा के माध्यम से यह पारित होती है। इसीलिए यह संविधान सभा की जो प्रस्तावना होती है, आगे उद्देश्य का होती है, आगे चलकर ये प्रस्तावना के रूप में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। संविधान सभा में ये बातें हमने देखी थी। नेक्स्ट बात आती है कि प्रस्तावना की बात करें। प्रस्तावना के जो जनक हैं, किसको माना जाता है, जनक की बात करें दोस्तों, प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया। और यह प्रस्तावना उद्देश्य का प्रस्तावना के रूप में कब पारित होती है, 22 जनवरी 1947 में पारित होती है। इसलिए हम लोग जवाहरलाल नेहरू जी को प्रस्तावना का जनक, जननी कह सकते हैं, जनक जननी कह सकते हैं किसको, जवाहरलाल नेहरू जी को। नेक्स्ट बातें आती है कि प्रस्तावना में हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, जिसमें हम भारत के लोग के जो संविधान प्रस्तावना में जो शब्द आता है, इसको हमने देख लिया था। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, संप्रभु संपन्न का भी हमने क्या तात्पर्य है उसको हमने देख लिया था पिछली क्लास में, उसकी बातें समझी थी, उसको नोट भी किया था। और नेक्स्ट हमने देखा था, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी का अर्थ भी देख लिया था, क्या है समाजवाद। और पंथ निरपेक्ष का भी अर्थ देख लिया था, क्या है धर्मनिरपेक्ष और क्या है पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट हमने लोकतंत्र के बारे में देख लिया था कि लोकतंत्र क्या है। आज हम लोग की बातें गणतंत्र, क्या गणतंत्र या जो गणतंत्र है या गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, उसके बारे में देखना है, इसका तात्पर्य क्या होगा। इसके पहले दोस्तों कुछ और जो इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये सब जितनी बातें लिखा हूँ, ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा आपको कि संविधान की जो प्रस्तावना है कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, 4 ऑप्शन दे दे, उसमें 3 ऑप्शन और रख दे और एक रख दे यूएसए। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूएसए। जबकि भाषा शैली पूछ लेगा कि संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी भाषा शैली क्या, कहाँ से ली गई है। अक्सर इन्हीं दोनों क्वेश्चन में आदमी कंफ्यूज होता है, भाषा शैली और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो इन सब दोनों शब्दों का आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अगर वो पूछेगा कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तब तो अमेरिका, लेकिन भाषा शैली अगर पूछ रहा है तो उस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको प्रस्तावना को कब या उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा में रखा जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 में जे.एल. नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा जाता है, और 22 जनवरी 1947 में, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है। ये सब क्वेश्चन दोस्तों पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए हम लोग इसको हाईलाइट करते हुए और जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बातें रही। नेक्स्ट पूछता है, जब हम लोग प्रस्तावना का वाचन करते हैं, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उन सब के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के लिए, ये जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो यहीं से शब्द उठाकर पूछ लेगा, 3 इसमें से लेगा, एक बाहर से ले लेगा। जैसे पूछ लेगा वो सामाजिक न्याय में पूछ लेगा, जो हमारा सामाजिक न्याय में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 ये ले लेगा, एक बाहर से रख लेगा। पूछेगा कि इसमें से कौन सा सामाजिक न्याय नहीं है, या अगर थोड़ा सा आसान क्वेश्चन बना रहा है तो इसमें से पूछ लेगा कि प्रस्तावना में कौन सा सामाजिक न्याय है, तो 3 ऑप्शन में से एक ले लेगा। जैसे हम लोग का सामाजिक न्याय, 3 प्रकार की सामाजिक न्याय मिली है संविधान के तहत, क्या 3 प्रकार की, जिसमें एक है सामाजिक न्याय में, एक है न्याय में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसमें से ले लेगा सामाजिक न्याय और 3 अदर ऑप्शन रख देगा, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा, इन्हीं तीनों ऑप्शन में से हमको चूज करना रहेगा। तो ये तो रही बातें प्रस्तावना से। नेक्स्ट इसी में बातें आती है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में भारत नाम है उसका कितनी बार यूज हुआ है, यानी कितनी बार उसमें रखा गया है भारत शब्द का नाम। तो इस स्थिति में दोस्तों हमको प्रस्तावना पूरी तरह से याद होनी चाहिए। हमने पिछली क्लास में याद भी कराया है, उसमें गाने के माध्यम से जैसा भी हो सका है हमने उसमें प्रयास किया है कि आप लोगों को याद हो जाए। बाकी आप लोग अगर याद करना चाह रहे हैं तो एक बार पढ़िए आप लोग और एक बार उसको नोट कर लीजिए, पूरी प्रस्तावना आपको याद हो जाएगी, क्योंकि हमको भी याद नहीं हो रही थी, इसी तरह याद किए थे हम। तो ये तो बातें रही प्रस्तावना से। तो इसमें पहला क्वेश्चन बन जाता है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है, कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो दोस्तों प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है भारत शब्द का प्रयोग। जैसे हम भारत के लोग, भारत को पहला हम भारत आया, फिर भारत के लोग, भारत को 2 शब्द हो गया। यहीं में नेक्स्ट पूछेगा वो आपको कि प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के न्याय हैं। तो इस स्थिति में हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। हमने देखा क्या 3 प्रकार की न्याय है, जिसमें एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है संविधान में। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, बल्कि इसको आगे हम जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो उसमें भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, उन सब बातों को हम लोग कंटिन्यू आगे देखेंगे। तो प्रस्तावना में जो है दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो संविधान में कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों मात्र 1 बार ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसमें संशोधन किया गया था। क्या
42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, इसमें पहली बार मात्र एक बार संशोधन किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार इसी को हम लोग मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं छोटा संविधान। बहुत सी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसको एक एक करके जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो समझेंगे। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से शब्द? एक जोड़ा गया था समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में। ये सब बातें दोस्तों हम लोग समझ ले रहे हैं, आगे नोट्स के माध्यम से आप लोग घबराइएगा मत। मैं अभी बस अवगत कराना चाहता हूँ कि क्या पढ़ना है आगे। तो ये तो बातें रहीं जो मोटी मोटा संविधान से जहाँ से क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग की टॉपिक जहाँ पे कल एंड हुई थी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए समझते हैं। हम लोग का जो कल हम लोग की बातें हो चुकी थी, जिस पे हम भारत के लोग जो प्रस्तावना में दिया गया है शब्द, उसके तात्पर्य क्या हैं उसको समझा था और उसकी बातें भी नोट की थी। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु संपन्न जो शब्द आया है उसको भी हमने समझा था कि क्या है संप्रभु संपन्न, किस तरह हम लोग के जो स्वतंत्रताएं हैं किस तरह मिली संप्रभु संबंध के तहत, इन सब बातों को हमने समझा था। नेक्स्ट हमने समझा था कि समाजवाद क्या है, पंथनिरपेक्ष क्या है, लोकतंत्र क्या है, इन सब बातों पे हम लोग की चर्चा हो गई थी। आज हमको इसी कड़ी में देखना है कि गणतंत्र या गणराज्य क्या है। गणतंत्र या गणराज्य, दोनों में कंफ्यूज होता है, एक ही तात्पर्य होगा, गणतंत्र या गणराज्य। दोस्तों इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य जो होगा, ऐसा लोकतंत्र जहां राष्ट्राध्यक्ष सीधे वहां के वंशानुक्रम जो होता है उसके माध्यम से ना चुनकर जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, उस देश को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। क्या ऐसा राष्ट्रपति कह सकते हैं, ऐसा देश का राष्ट्रपति जिसको वहाँ के उसके वंशानुक्रमगत के माध्यम से ना चुनकर वहाँ के जनता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो ये तो बातें रही गणतंत्र की कि है क्या गणतंत्र, गणराज्य क्या है। नेक्स्ट बात करें, हमारा भारत देश क्या है? गणतंत्रात्मक है, यानी गणतंत्र है। यहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह वंशानुक्रमगत के माध्यम से ना चुनकर हमारे यहाँ जनता के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाता है। सही है दोस्तों, हम लोग MP MLA को चुनते हैं और वही MP MLA जो होते हैं, संसद होते हैं, वो उनके माध्यम से किसको चुना जाता है? राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्राध्यक्ष को चुना जाता है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसको चुनते हैं? अपने यहाँ के संसद को चुनते हैं और संसद के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्राध्यक्ष को चुनाव किया जाता है उन लोग के माध्यम से। तो हमारा भारत एक क्या है? गणराज्य है। यहाँ पे वंशानुक्रमगत के माध्यम से ना, यहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनता के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें, हमारा भारत पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान USA यह गणतंत्र देश में आते हैं, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे गणतंत्र होते हुए भी वहाँ पे लोकतंत्र होते हुए वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था नहीं है। कौन कौन से देश हैं?
जैसे आप उठाकर देख सकते हैं। एक हो जाएगा कौन सा, ब्रिटेन हो सकता है। कौन हो सकता है? ब्रिटेन, जापान इत्यादि देश हो सकते हैं। ब्रिटेन, जापान इत्यादि देश हो सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बातें रहीं जो हमारे गणतंत्र व गणराज्य से संबंधित है। इसमें आइए नोट कर लेते हैं हम लोग। ऐसा लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जहां राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा ऐसा लोकतंत्र जहां राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष से चुना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र राज्य, गणतंत्र देश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग सकते हैं भारत, पाकिस्तान और एक हो जाएगा यूएसए। यहाँ पे क्या है? गणतंत्रात्मक संबंधी व्यवस्था है। ये तो हो गई हम लोग की गणतंत्र से संबंधी बातें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब हमको देखना है जो हमारे संविधान में न्याय कितनी प्रकार की है। सीधे यहाँ से पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार की है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन तीनों चीज़ों को हम लोग, तीन शब्द जो दिए गए हैं न्याय से संबंधित, तीनों को समझेंगे। क्या? न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दी गई हैं। प्रस्तावना, तीन प्रकार की न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उद्देश्य है। किसमें? सबसे पहले हम सामाजिक न्याय देखते हैं। किसमें? सामाजिक न्याय। इसमें हम लोग दोस्तों सामाजिक न्याय में कह सकते हैं क्या? सामाजिक न्याय 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय ऐसी न्याय जिसमें जिसमें समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करना, जो समाज में विशेषाधिकार हैं उसको समाप्त करना, और जाति, धर्म या मूल वंश के स्थान पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना। क्या? समाजों में जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं कुछ लोगों को, उसको समाप्त करना। और जाति, धर्म, जब कोई दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाएगा तो इससे स्पष्ट होगा कि समाज में जो अदर व्यक्ति हैं उनको भी आगे बढ़ने का चांस रहेगा। तो यही है सामाजिक न्याय का कि विशेषाधिकार, किसी एक के पास किसी चीज़ के लिए विशेषाधिकार ना हो। समाज में जो गरीब, पिछड़े या दबके कुचले लोग के हैं, जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य यही है। तो आइए इसको नोट करते हैं। समाज में
समाज में विशेषाधिकार या अधिकारों को समाप्त करना तथा या अर्थात जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश इत्यादि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, जिससे गरीबों व वंचितों का भी हित हो सके। सही है दोस्तों, जो पॉइंटें हमने ली हैं कि सामाजिक न्याय समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करना, अर्थात जाति, धर्म व मूल वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, जिससे गरीब व वंचित लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं जो आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय पर हम लोग चर्चा करते हैं। आर्थिक न्याय की बात करें दोस्तों, तो ऐसा न्याय जिसमें आर्थिक न्याय जिसमें जो समाज में जो असमानताएं बनी हैं, असमानताएं, उसको दूर किया जाए और सरकार के माध्यम से जो गरीब व कुचले लोग हैं या तबके के लोग हैं उनके लिए न्यूनतम जीवन का जो उनका न्यूनतम जीवन है, उनके लिए न्यूनतम जीवन जीने के लिए कुछ जो मूल आवश्यकताएं हैं सरकार उसको पूरा कराए। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यही होगा। आय की असमानताओं को कम करने के लिए व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन जीने के लिए उनको सरकार का यह कर्तव्य है कि उनसे संबंधित उनके लिए जो व्यवस्थाएं हो सके वो कराए। ये है आर्थिक न्याय। तो आइए नोट कर लेते हैं। आय की असमानताओं को कम करने के लिए कम करने के सभी व्यक्तियों को सभी व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराना
ही क्या है? आर्थिक न्याय है। न्यूनतम जीवन ही उपलब्ध कराना क्या है? आर्थिक न्याय है। अब नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक न्याय, या नहीं सॉरी, राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? राजनीतिक न्याय ऐसी न्याय जिसमें व्यक्तियों को बिना भेदभाव के उनको किसी इलेक्शन या सार्वजनिक पदों के लिए उनको अवसर की समानता मिले, जिसके माध्यम से उनको भी इसमें भागीदारी के तहत उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे चुनाव होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपना पर्चा दाखिल कर देता है और किसके तहत? राजनीतिक न्याय के तहत। संविधान के तहत उसको ये मान्यता दी गई है, कोई भारत का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो सार्वजनिक पदों के लिए अपना आवेदन कर सकता है। तो राजनीतिक न्याय में कोई भी सार्वजनिक पद लिख लेते हैं, इसमें कोई भी पदों पर बिना भेदभाव के व्यक्तियों को बिना भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी सार्वजनिक पद बिना भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। अधिकार है जिसे हम राजनीतिक न्याय कह सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे चुनाव लड़ना। ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में चुनाव लड़ना। ये तो दोस्तों हमारे जो प्रस्तावना की 3 प्रकार की न्याय हैं। अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्रताएं कितनी प्रकार की हैं। स्वतंत्रताएं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दावलियां हैं प्रस्तावना की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। का उल्लेख है। जिसमें हम लोग देखेंगे कि पहली हो जाएगी, क्या हो जाएगी? विचार। विचार का तात्पर्य है दोस्तों कि आपको यह संविधान के द्वारा, आगे हम जब लोग आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, कि आपका विचार जो है, आप अपने विचार को किसी प्लेटफॉर्म से, किसी मीडिया के माध्यम से अपने विचार को आप दे सकते हैं। आपको विचार संबंधी, अभिव्यक्ति संबंधी भारतीय संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता दी गई है, कि बोलने संबंधी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसमें अंकुश भी लगाए गए हैं कि ना कि आप विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी गई है, इसके तहत आप तो अपनी बातें सरकार के माध्यम से आप किसी जनता के समक्ष आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं रख सकते हैं जिससे समाज में कुरीतियाँ फैले या उससे अभद्रताएं पैदा हों। विचार अभिव्यक्ति का तात्पर्य वही है, भी आप अपने बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसमें आप लोग इस समय देख रहे हैं स्वतंत्रता के तहत, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत सबसे ज़्यादा यूज
जो प्रेस कर रहे हैं, प्रेस वाले कर रहे हैं, अगर ये संविधान के द्वारा नहीं दिया जाता तो आज जो जिस तरह मीडिया सरकार के पक्ष या विपक्ष पे जो चर्चाएं करती है वो सरकार नहीं करने देती, जैसा चाहती वह वैसा कराती। तो ये तो बातें हुई अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट हुई बातें विश्वास। विश्वास यानी विश्वास का तात्पर्य है कि आपका जो विश्वास है, जैसे आपका जो विश्वास है किसी धर्म के प्रति या पूजा अर्चना के तहत, उसके लिए आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जिसमें आपको बिलीव हो, जिसमें आपको विश्वास हो, उसको आप मान सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि धर्म, विश्वास, धर्म में भी बात वही आती है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारतीय संविधान के तहत आपको प्रस्तावना में यह बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट बात आती है धर्म और उपासना, और उपासना संबंधी स्वतंत्रता। धर्म और उपासना संबंधी स्वतंत्रता, ये तो दोस्तों जो 5 शब्द है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 भारतीय संविधान की जो स्वतंत्रताएं हैं उसके तहत आपको मिली हुई हैं। इसको आप यूज कर सकते हैं, आप अपने विचार दे सकते हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम से अपना विचार दे सकते हैं। विश्वास यानी बिलीव, जिसमें आप विश्वास करते हैं उसको मान सकते हैं। धर्म यानी आप जिस धर्म को पसंद कर रहे हैं उसमें आप जी सकते हैं। उपासना, आप किसी का उपासना, पूजा पाठ इत्यादि के तहत आपको स्वतंत्रताएं मिली हैं। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो 5 प्रकार का। संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार का। संविधान की प्रस्तावना में भारत जैसे शब्दों का कितनी बार उल्लेख है, तो 2 प्रकार का उल्लेख है। ये तो हमारे जो 3 प्रकार की न्याय हैं उनसे हमारी स्वतंत्रताएं हैं उस पर चर्चा हो गई, इसको हमने समझा। नेक्स्ट बात आती है एक है समानता, बंधुता। समानता मतलब दोस्तों, समानता का तात्पर्य क्या है? समानता का अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के स्थान पर कोई भी भेदभाव ना किया जाए। जो भारत देश है इसमें जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के स्थान पर कोई भेदभाव ना किया जाए, जिससे लोग समान हों और भारत देश आगे बढ़े। ये समानता का तात्पर्य हो गया। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट करिएगा। नेक्स्ट बात आती है कि बंधुता। क्या है बंधुता? बंधुता में आप लोग नोट कर सकते हैं कि बंधुता क्या है। बंधुता का तात्पर्य है दोस्तों कि जो भारत देश है उसमें आप लोग या हम लोग भाईचारे की भावना रखें एक दूसरे से, जिससे भारत देश में एकता बने और भारत देश आगे जाए। ये तो बंधुता संबंधी जो विचार हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें सबसे बात इम्पॉर्टेंट निकल के आती है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है क्या? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो सर्वप्रथम दोस्तों कब? सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में बेरूबारी मुकदमे के माध्यम से यह बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है,
बल्कि इसको हम कह सकते हैं संविधान की कुंजी तो है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। कब? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में यह बातें निकल के आती है। किसके केस में? एक होता है बेरूबारी केस, उसके माध्यम से बातें आती हैं। बेरूबारी केस में यह बातें सामने निकल के आती हैं। लेकिन 1973 में दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ यानी बैठकों में जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा सबसे बड़ी बैठक 1973 की रही। इसके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भाग है। क्या? प्रस्तावना भारतीय संविधान की भाग है। इसमें संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो इसका मूल ढांचा है उसको छोड़कर। क्या? मूल ढांचे को छोड़कर संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कब? किस केस में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में ये बातें निकल के आती हैं। तो इसमें कुछ बातें हम लोग नोट कर सकते हैं। आइए नोट करते हैं। पहली बार बार 1960 ईस्वी में बेरूबारी केस में बेरूबारी मुकदमे में क्या कर लीजिए, मुकदमे यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। संविधान की कुंजी है। क्या? संविधान की कुंजी है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 ईस्वी में, इसको इरेज कर लेते हैं, लेकिन 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्य के मुकदमे में यह स्पष्ट किया गया, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या? संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान का भाग है जिसका संशोधन किया जा सकता है, जिसमें कर लीजिए, जिसमें किया जा सकता है, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, जहां संविधान स्पष्ट है
जहाँ संविधान स्पष्ट है, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। जहाँ संविधान स्पष्ट है वहाँ न्यायालय द्वारा इसका सहारा लिया जा सकता है। जहाँ संविधान स्पष्ट है, जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ न्यायाधीश संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। जहाँ संविधान अस्पष्ट है वहाँ न्यायाधीश संविधान की प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। अब तक बात करें दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि संविधान में अब तक मात्र एक संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? जिसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। कब? 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट इसमें हम नोट कर सकते हैं, इसी 42वां संविधान को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। 42वां संविधान को मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट बातें कर सकते हैं कि ये प्रस्तावना जो है, यह प्रस्तावना भारत के कल्याणकारी राज्यों के रूप में कार्य करती है। क्या? प्रस्तावना भारत के कल्याणकारी राज्यों के रूप में। नेक्स्ट हेडिंग में आप लोग नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग नोट कर सकते हैं, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, इसको न्यायालय लेकर नहीं जा सकते हैं। ये सब बातें दोस्तों प्रस्तावना से संबंधी जो टॉपिक था आज हम लोग का कंप्लीट होता है। इस पे हमने व्याख्यात्मक, जहाँ व्याख्या की ज़रूरत है वहाँ हमने व्याख्या किया है। बाकी लेक्चर में कुछ बातें हमने कही हैं। आप नोट्स बनाते हुए जो हमारा लेक्चर है उसको सॉल्व करिए। उसको देखते हुए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन प्रस्तावना संबंधी हल हो जाएंगे, दिक्कतें कहीं नहीं होने वाली है। बाकी एक बार जब हमारी रिवीजन क्लास चलेगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। जितने भी टॉपिक इधर कंप्लीट हो रहे हैं, जल्द से जल्द आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन करिए। सारे PDF जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं या बनने की उम्मीद है उस पर डाली जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, जहाँ से आप लोग को संविधान से संबंधित मैटर, मैथ से संबंधित मैटर और जियोग्राफी से संबंधित मैटर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी हिंदी की क्लास जल्द ही होगी, और जिसमें हिस्ट्री और इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी चलने के बाद, कंप्लीट होने के बाद चलेगी। तो दोस्तों आज के क्लास जो है हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।